हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह एक ज्वलन समस्या है जिससे हम सभी प्रभावित हैं। और बचपन से लेकर अब तक कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। कई बार इस विषय पर चर्चा करने के लिए वैश्विक स्तरीय आयोजन किए जाते हैं, कई सम्मेलन होते हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, कई सम्मेलन, कई आयोजन, कई कार्यशालाओं, कई सेमिनार्स, कई वर्कशॉप के पश्चात भी नतीजा सिफर ही रहता है। कुछ परिणाम नहीं, कुछ नहीं, बातें बस बड़ी बड़ी होती है और बाद में वही एक ढर्रा, वही पुराने ढर्रे पर हम चलते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की। कोई हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है पर्यावरण प्रदूषण। हम बचपन से लेकर अब तक कई बार उसको पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हम बात तो करते हैं, परंतु जब स्वयं हमारी जिम्मेदारियों की बात आती है तो वहाँ पर हम पीछे हट जाते हैं, हमारे स्वार्थ को महत्व देते हैं। और यही स्वार्थ, जो हमारा स्वार्थ है, यही प्रकृति को नुकसान करता है, प्रकृति की व्यवस्था में दखल अंदाजी करता है, प्रकृति की व्यवस्था को छेड़ता है, जीव जंतुओं के नुकसान पहुंचाता है। उसके पीछे सिर्फ हमारा स्वार्थ होता है। यदि हम इस पर गहन विचार करें, विचार तो कई बार करते हैं, अब हम कह सकते हैं कि विचार करने की अब जरूरत ही नहीं है। बहुत बार हमने विचार कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत आयोजन हो गए, अब इस पर सिर्फ इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े पूंजीपति देश, बड़े बड़े संपन्न देश, विकसित देश, विकासशील देश, ये प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल, ये आयोजन, वो आयोजन, ये सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, ऐसे कई सम्मेलन में भाग लेते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम इतना उत्सर्जन कम करेंगे, फिर हम इतना उत्सर्जन घटाएंगे, अगले साल या 2025 या 2050 तक के हमारा उत्सर्जन इतना कम हो जाएगा, हम प्राकृतिक ईंधन का सहारा लेंगे, हम प्राकृतिक चीज़ों का सहारा लेंगे, परंतु वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता। बस बोला जाता है और फिर से पुराने वही ढर्रे पर। और फलतः क्या होता है, इसका परिणाम प्रकृति भुगतती है। और जब प्रकृति भुगतेगी इसका परिणाम, तो हम भी इसके भुक्तभोगी बनेंगे, क्योंकि हम प्रकृति से दूर नहीं है। प्रकृति के बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसके लिए जरूरी है सार्थक रूप से कदम उठाने की, सार्थक रूप से पहल करने की। सिर्फ आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको बता दिया, इससे बात नहीं होगी। खुद मुझे अपने स्तर पे भी यह कार्य करना होगा, आपको भी अपने स्तर से कार्य करना होगा। हम प्रत्येक आदमी को, हमारी एक सोच होती है कि अकेले मेरे करने से क्या होगा, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है, अकेले मेरे करने से क्या होगा, अकेले मेरे करने से क्या होगा। और इसी कारण क्या होता है कि कोई कुछ नहीं करता और उसका परिणाम प्रकृति को भुगतना पड़ता है। हम प्रदूषण फैलाते जाते हैं, प्रकृति प्रदूषित होती है और वही हमें वापस मिल जाता है। और फिर कई असाध्य रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, कई या जो नए बच्चे हैं वह कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई लोगों को सांस लेने की दिक्कत, किसी को कैंसर, किसी को कई असाध्य रोग। तो ये सब क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। विज्ञान ने क्या किया है? कई आविष्कार किए, हमें बहुत लाभ मिला, बहुत फायदे मिले, परंतु अंत में क्या होते गया कि वह हमारे लिए अभिशाप भी बन गया। हमें सुख सुविधाएं तो मिली, पर उन सुख सुविधाओं के कारण हमारा नुकसान भी हुआ। हमारे स्वास्थ्य स्तर में गिरावट हुई, हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो गया। अब इस पर हम चर्चा करें तो फिर इसकी चर्चा के लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई समय नहीं है। ये चर्चा निरंतर सदैव चलती रहेगी। पर अब हमें इसे पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है, अपने आचरण में भी ढालना है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण
जब हम क्या करते हैं कि प्रकृति के या पर्यावरण के जो घटक है उन घटकों में या उन तत्वों में हम अवांछित परिवर्तन कर देते हैं, अपनी क्रिया से, अपनी अंतक्रिया से किसी प्रकार से ऐसा परिवर्तन कि जो प्रकृति के अनुकूल नहीं होता और ना ही हमारे जीवन या किसी अन्य जीवधारियों के जीवन के अनुकूल होता है, परंतु हम क्या करते हैं, निज स्वार्थ के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं और उस खिलवाड़ के कारण प्रकृति के कुछ तत्वों में या पर्यावरण के तत्वों में अवांछित परिवर्तन हो जाता है। यही पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण क्या है ये तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही इसकी सिद्ध है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, आवरण, ठीक है, परि अर्थात हमारे चारों तरफ से जिसने हमें घेरा या हमें समस्त तरफ से जिसने घेरा है, हमारे समय सभी और जो हमें घेर के है, ऐसे आवरण को हम पर्यावरण कह सकते हैं। इसी में हम रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और इसी में अपनी समस्त क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को देखते हैं हम, तो इन प्रकृति के तत्वों में अवांछित परिवर्तन जो होता है जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, सभी जीवधारियों को नुकसान होता है, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये प्रदूषण जो है साधारण रूप से मिट्टी, वायु, पानी या विकिरणें, ऊष्मा या आवाज के माध्यम से होते हैं, जिसको हम कई श्रेणियों में विभाजित करते हैं। उनमें से पहले हम देखते हैं वायु मृदा प्रदूषण। हम कई रसायनों का उपयोग करते हैं उर्वरक जमीन की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए, फसलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए कीटनाशक और रसायनों का उपयोग करते हैं। परंतु ये कीटनाशक और रसायन वही जमीन में घुल जाते हैं जो मृदा की उर्वरा क्षमता को कम कर देती है। कुछ सालों बाद वह भूमि बंजर में तब्दील हो जाती है। ये मृदा प्रदूषण यहीं पे नहीं रुकता, हम हमारे घर से कुछ वेस्टेज निकलता है उसे कहीं पे भी फेंक देते हैं। वो क्या होता है कि एक तो वह अपघटित होकर प्रकृति में मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपघटित नहीं होते, वो किसी ना किसी रूप से प्रकृति में घुल मिल जाते हैं और मिट्टी को खराब करते रहते हैं। प्लास्टिक उसका उदाहरण देख लीजिए, कोई केमिकल्स हमने घर से फेंक दिया, कोई मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह, टैबलेट्स हमने फेंक दिया, वो जमीन को खराब करते हैं, जमीन की उर्वरा क्षमता को खराब करते हैं। तो ये मृदा प्रदूषण है, जो जमीन की उर्वरा क्षमता को खराब किया जा रहा है हम हमारे द्वारा, जानबूझकर या अनजान बनकर भी। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं जल प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण यदि हो रहा है तो मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि जो रसायन हम खेती में उपयोग करते हैं, जो कीटनाशक उर्वरक खेती में प्रयोग करते हैं, जो दवाई या अन्य अनावश्यक चीज़ें हम घर के बाहर फेंक देते कहीं भी खुले में, या मिट्टी में फेंक देते हैं या गड़ा देते, जब बारिश होती है या पानी उस स्थान पर लगता है तो वह पानी धीरे धीरे जमीन के तल पर पहुंच जाता है, जमीन के नीचे पहुंच जाता है, जो हम कैसे कह सकते हैं ना, भूमिगत जल, उस भूमिगत जल को भी दूषित कर देता है। कारखानों से निकलने वाला जल नदियों नालों में बहा दिया जाता है, घरों से निकलने वाला अपवाहित जल वह भी नदी नालों में बिना उपचार किए बहा दिया जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि हमें प्रदूषित जल का सेवन करना पड़ता है। हम जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं, कई जलीय जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं, जान के भी और अनजाने में भी। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं वायु प्रदूषण। शादी या किसी समारोह में बड़े बड़े साउंड सिस्टम, डीजे कहते हैं ना हम लोग, और वो भी बड़ी बड़ी आवाज़ में, ऊंची ऊंची आवाज़ में बजाना, बैंड, डीजे, फिर लाउड स्पीकर, फिर उसके बाद आपके कारखानों से निकलने वाली आवाज़, आपके यातायात के साधनों से निकलने वाली आवाज़। साधारण रूप से यदि देखा जाए तो 60 डेसिबल की आवाज़ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। 60 डेसिबल तक के हम ठीक है, अनिवार्य नहीं कर सकते, ये हमारी लास्ट
लिमिट है या अंतिम सीमा है सुनने की सर्वाधिक डेसिबल। तो 60 डेसिबल के ऊपर अगर ध्वनि बढ़ जाती है तो वह ध्वनि क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। परंतु हम कोई ध्यान नहीं देते, बढ़िया डीजे, बढ़िया कारखानों में हो रहा है शोर, पर उधर किसी का ध्यान नहीं, कोई मशीनों के शोर को कम करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं। डीजे बस इंजॉय करना, बैंड पार्टी इंजॉय करना है, बड़े बड़े साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर बस इंजॉय करना है। कारखानों का उद्देश्य क्या होता है, बस उत्पादन करना है। मृदा प्रदूषण भी करते, वायु प्रदूषण भी करते, ध्वनि प्रदूषण भी करते, रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी करते, तापीय प्रदूषण भी करते और जल प्रदूषण भी करते थे। कारखाने तो सभी प्रकार का प्रदूषण करते और हम भी करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वायु प्रदूषण। हमारे घरों से निकलने वाला धुआं, चूल्हे से जो धुआं निकलता है ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं कहीं हम लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, लकड़ियों पे खाना नहीं बनाया तो कम से कम पानी गर्म करेंगे, तो उससे जो धुआं निकल रहा है उससे भी प्रदूषण हो रहा है। यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, मोटरसाइकिल, कार, आपकी बसेस, फिर उसके बाद ट्रक्स, इनसे निकलने वाला धुआं। कहीं पे भी हम कचरा जला देते हैं उससे निकलने वाला धुआं। फिर उसके बाद कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण में सहायक है। ये वायु प्रदूषण करते, वायु को दूषित कर देते हैं और उसी दूषित वायु के कारण प्रकृति में तालमेल बिगड़ जाता है और वही दूषित वायु हम लेते हैं और हमसे स्वास्थ्य संबंधित, फेफड़ों संबंधित कई रोग हो जाते हैं, कई रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण तो हमने देख लिया, जल प्रदूषण देख लिया, वायु प्रदूषण देख लिया, मृदा प्रदूषण देख लिया। अब हम देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाली कई गैसेस, कई विकिरणें, जैसे परमाणु तत्व, इनसे परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली अल्फा, बीटा, गामा किरणें, ये क्या कर रही है, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करे, उसमें छेद कर दिया, इनमें कई छेद हो गए हैं। और इस छेद से क्या होता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आने वाली है, जो हानिकारक किरणें आने वाली है, ये छेद से सीधे पृथ्वी में आ जाती है। और यदि ये आवरण बना रहा ओजोन का आवरण, तो वो उन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। परंतु हमने हमारी महत्वाकांक्षा के कारण प्रदूषण फैला दिया, रेडियो एक्टिव भी, और उससे क्या हो रहा है अभी, बस सूरज की खतरनाक किरणें आ रही है और हमें त्वचा कैंसर, स्क्रीन कैंसर जैसे रोग होते जा रहे हैं। आपके घरों में एसी, फ्रीज़र, इनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, इनसे भी रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। पर हम इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, बस हम प्रदूषण हो रहा है ये जानते हैं पर करते कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तापीय प्रदूषण की। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, कई संसाधनों का उपयोग हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे ईंधनों को जलाया जा रहा है, बड़े बड़े मशीनों को संचालित करने के लिए ईंधन का उपयोग हुआ जा रहा है। मतलब वातावरण में क्या हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, गर्मी मुक्त हो रही है वातावरण में। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर है, जो पारिस्थितिक संतुलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश कहलाए जाते हैं, वहाँ की बर्फ पिघल रही है और पानी के रूप में समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रही है। तो एक दिन जल स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे सब डूबने लग जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो ध्रुवीय जीव जंतु है, इनके रहवास की समस्या उत्पन्न हुई है, इनकी संख्या में कमी हो रही है। और ये जीव जंतु भी प्राकृतिक सामंजस्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक जीव भी समाप्त हो गया तो प्रकृति का पूरा तालमेल बिगड़ जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि अब ठंडी के समय में भी हमें ठंडी का एहसास नहीं होता, और गर्मी के समय में क्या हो जाता है, हमें अधिक गर्मी लगती है। जो ग्लेशियर थे
वो ठंडी के समय में हमें ठंडी का एहसास करवा देते, गर्मी के समय में वातावरण में उपस्थित गर्मी को नियंत्रित करते थे, जिससे क्या होता था कि पृथ्वी का जो ताप है वो नियंत्रित बना रहता था। पर अब हमने हमारे स्वार्थ के कारण ये सब गड़बड़ कर दिया, जिसका परिणाम हमें अब झेलना पड़ रहा है। हम कहते हैं ना कि भाई अब मौसम बराबर नहीं है, साल भर बारिश होती है, कभी साल भर गर्मी होती है, रात में तो ठंडी पड़ती है पर दिन भर गर्मी लग रही है, ऐसा ये जो हम कहते हैं ना, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ हमारी ही गलतियां हैं। प्रकृति की व्यवस्था को हमने बिगाड़ा है तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा ही, और ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें प्रकृति वापस दे रही। जब हमने अपनी क्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया, हमने सब अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया, प्रकृति के सामंजस्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, तो भाई प्रकृति हमें उसका प्रतिफल तो देगी। और इसी का परिणाम है कि आज हम बाढ़ को देखते हैं, हम अतिवृष्टि या सूखा अकाल इसको देखते हैं, हम भीषण गर्मी को देखते हैं। हमारे सामने भीषण गर्मी और अकाल जैसी समस्याएं आ जाती है, इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, अभी लॉकडाउन के समय की बात है। सभी कारखाने बंद हो गए, यातायात के साधन बंद हो गए। परिवर्तन देखा ना आपने, हिमालय पर्वत नज़र आ रहा है, ये पर्वत नज़र आ रहा है, वो पर्वत नज़र आ रहा है, आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है, रात के समय में चांद तारे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, पशु पक्षी दूर से दिखाई दे रहे हैं आसमान में उड़ते हुए, नदियों का पानी कितना स्वच्छ, वायु का स्तर देखिए कितना बढ़िया, ये AQI देख लीजिए, वायु का AQI स्तर कितना बढ़िया। तो ये सब क्यों हुआ? अब उसके बाद लॉकडाउन खुल गया, अब क्या स्थिति है, फिर से वैसा ही प्रदूषण। तो हमारी फालतू की जो आवश्यकता है हमने उन पर नियंत्रण रखा उस समय लॉकडाउन में, तो वायु अच्छी रही, जल अच्छा बहा, मृदा प्रदूषण कम हुआ, ठीक है, उसके पश्चात ध्वनि प्रदूषण भी कम हुआ, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी, तापीय प्रदूषण भी कम हुआ। तो हमें हमारी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना होगा, स्वार्थों को कम करना होगा, तो क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, या हम एक लिमिट में रहेंगे, तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमें समाप्त कर देगी, और उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं रहेंगे, क्योंकि हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रकृति के हर तत्वों से, हर नियमों से छेड़खानी कर रहे हैं, प्रकृति में उपस्थित समस्त जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा, परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखने से नहीं होगा, समितियों को आयोजित करवाना, समितियों को आयोजित करवाना, सभाएं लेना, कार्यशाला, वर्कशॉप, सेमिनार, बड़े बड़े सम्मेलन, राष्ट्रीय, राज्य, नगरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इनसे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी इस क्षेत्र में अब कार्य करने के। बहुत सम्मेलन हो गए, बहुत बातें हो गई, अब कार्य की आवश्यकता है। और ये एक देश को नहीं, ये सभी को, विकसित भी, विकासशील भी, और जो साधारण देश है पिछड़े, या जो मध्यम दर्जे के देश है, अर्थात मध्यम दर्जे के या पिछड़े, अर्थात जिनका अभी उतना विकास नहीं हुआ है, जो थोड़े पिछड़े हैं, उन्हें भी, सभी को, चाहे विकसित हो, विकासशील हो, या साधारण या मध्यम या पिछड़े, विकसित हो या विकासशील, जो भी हो, इन सभी देशों को एक साथ आकर पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि एक तो हम सब जल जाएंगे, या फिर हम सब असाध्य रोगों से मर जाएंगे, या फिर हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे, या फिर हम पानी में डूब जाएंगे, या फिर हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, या फिर हम जो खाएंगे वह जहर खाएंगे, तो हमारा जीवन समाप्ति हो जाएगा। और इसके लिए कोई नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।